हेलो एवरीवन। जिम फिजिकल फिल्मों के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि ये पता है आपको, बीएससी सेकेंडरी की हमने मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी वाली बुक ये स्टार्ट कर रखी है। और इस बुक के अंदर हमने जो ये डाइजेशन फिजियोलॉजी वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। और जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं ऑलमोस्टली हमने एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज का एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स हैं समझे, अपने जो स्टोमेज प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑलमोस्ट ये कंप्लीट करवा दिया था। उस स्टोमेज के अंदर ही अपने जो एंजाइम्स पढ़े थे, उस एंजाइम की आज एक्टिविटीज या फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोमेज के अंदर जो एंजाइम्स होंगे उनके फंक्शन से संबंधित है, यानी गैस्ट्रिक फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिक एंजाइम भी कह सकते हैं, हार्मोन एंजाइम गैस्ट्रिक जूस। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टोमेज के पार्ट और स्टोमेज के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। जैसे स्टोमेज के अंदर 3 प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। जैसे एक तो होती है इसमें कार्डी ग्लैंड्स, सेकंड होती है इसमें हंडी ग्लैंड्स, और फिर इसमें पाइलोरी ग्लैंड होती है। कार्डी ग्लैंड के द्वारा आपको जैसे मैंने बताया था रेनिन, पेप्सिन और कार्डी ग्लैंड के द्वारा म्यूकस का स्त्रावन होगा, और फंडी ग्लैंड के द्वारा रेनिन, पेप्सिन और एसिल का स्त्रावन होगा। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि जो पाइलोरी ग्लैंड्स होती है, पाइलोरी ग्रंथियां होती है, उसके द्वारा म्यूकस का स्त्रावन होगा। जिस प्रकार से अपने एक डायग्राम के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर ऑलमोस्ट हम करवा सके। तो आज का जो हमने स्टोमेज से संबंधित जो अपने एंजाइम पढ़े थे उनके फंक्शन देखेंगे आप, या जठरीय रस के कार्य, इसे जठरीय रस की क्रियाविधि या फंक्शन, क्रियाविधि यानी किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। जठर रस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो एक नंबर जैसे अपने चर्चा करें, अपने जैसे आपको पता है प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम है, यानी प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम है वो एक्रियशील पदार्थ के रूप में, यानी पेप्सी नोदन के रूप में स्टोमेज में मिलेगा। ध्यान रखोगे, एक्रियशील पदार्थ के रूप में, एक्रियशील पदार्थ के रूप में, पेप्सी नोदन के रूप में स्टोमेज के अंदर क्या होगा, पेप्सिन मिलेगा। जब इसके साथ में एसिड मिलेगा तब ये पेप्सिन में बदलेगा। तो ध्यान देना आप, पेप्सिन में, ठीक है ना, तब ये पेप्सिन में बदलेगा। पूरा देखो आप, पेप्सिन क्या होता है, एक्रियशील होता है, स्टोमेज में होगा, जठरग्रंथि द्वारा स्रावित होगा। जब एसिड मिलेगा इसके साथ में तो ये पेप्सिन में, अब ये पेप्सिन सक्रिय है, ध्यान रखोगे, एक्टिव होता है। अब ये पेप्सिन है, ये क्या करता है, प्रोटीन पर डाइजेशन करता है या प्रोटीन पर पाचन करता है। यानी प्रोटीन पर क्या करेगा, ये प्रोटीन जो हम भोजन के साथ में ग्रहण करते हैं उस पर ये पेप्सिन है, ये पेप्सिन H2O की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में कार्य करेगा और इसको क्या करेगा, प्रोटियोजेज में बदल देगा। प्रोटियोजेज में बदल देगा तो पुनः फिर क्या करेगा, इस पेप्सिन जो बची है, पेप्सिन इस प्रकार करेगी, ठीक है। फिर पुनः पेप्सिन इस प्रकार करेगी तो क्या बनेगा, इसको पेप्टोन से बदल देगा। पेप्टोन से, तो पेप्सिन इस प्रकार से ये कार्य करती है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। ये प्रकार से ये कार्य करती है पेप्सिन या पेप्सिन। तो इस प्रकार से
पेप्सिन नोजल एक्रियल पदार्थ होता है, जब एसिड मिलेगा इसके साथ में तो ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाएगा। फिर प्रोटीन इस प्रकार कार्य करेगी तो ये सक्रिय पेप्सिन में, फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का जब अपघटन हुआ तो प्रोटीनेज का निर्माण होगा, फिर पुनः पेप्सिन इस पर काम करेगा तो पेप्टोन्स में बदल देगा। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन का डाइजेशन होगा। फिर आप देखो 2 नंबर पर प्रोरेनिन, यानी तो दूध को पाचन करने वाला एंजाइम है, जो दही जमाने वाला एंजाइम है, उस पर चर्चा करेंगे। प्रोरेनिन एक्रियल पदार्थ के रूप में स्टोमेट में मिलेगा। जैसे ही एसिड इस पर कार्य करेगा तो ये सक्रिय क्या होगा, रेनिन में बदल जाएगा, रेनिन में, सक्रिय रेनिन में बदल जाएगा, ठीक है ना, रेनिन में बदल जाएगा। अब ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन, अब ये रेनिन दूध में जो कैसिनोजन होती है, दूध में कैसिनोजन होती है, उस पर कार्य करेगा ये। अब दूध में जो कैसिनोजन होती है उस पर कार्य करेगा ये रेनिन, तो क्या करेगा, ये रेनिन इस पर कार्य करेगा तो इसको कैसीन में बदल देगा, कैसीन में, घुलनशील होती है, कैसीन घुलनशील होती है, ध्यान रखोगे। फिर क्या होगा, ये कैसीन क्या करेगी, जब कैल्शियम के साथ में मिलेगी पुनः, ये कैसीन क्या करेगी, कैसीन जब कैल्शियम के साथ में मिलेगी तो क्या होगा, कैल्शियम पेरोक्सिनेट का निर्माण होगा, कैल्शियम पेरोक्सिनेट का निर्माण होगा। और ये कैल्शियम पेरोक्सिनेट का जो निर्माण हुआ है, यानी ये कैल्शियम पेरोक्सिनेट का निर्माण हुआ। अब ये कैल्शियम पेरोक्सिनेट जैसे आप देखते हो दही के अंदर अर्ध लिक्विड ठोस पदार्थ देखते हो आप दही के अंदर, तो यानी जो ठोस पदार्थ देखते हो दही में, वो क्या है, इस कैल्शियम पेरोक्साइड की वजह से ही है, या आप दही जमाने वाला एंजाइम भी इसको कह सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये एंजाइम है, दही जमाने वाला एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम से बोलते हैं। फिर 3 नंबर पे देखो आप, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये स्टोमच के द्वारा स्रावित होगा, दशग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा, और ये क्या करता है, फैट डाइजेशन करता है, फैट वसा का पाचन करता है। बहुत कम पाचन होता है वसा का स्टोमच के अंदर, ध्यान रखोगे आप, अधिकतर पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर आप देखते हो इसमें गैस्ट्रिक म्यूकस या जठरीय श्लेष्मा भी कहते हैं इसे, जठरीय श्लेष्मा का स्त्राव होगा, गैस्ट्रिक म्यूकस का स्त्राव होगा गैस्ट्रिक ग्रंथि के द्वारा स्टोमच में। तो ये क्या करेगा, आपको बताया मुख्य रूप से 2 फंक्शन है इसके, 2-3, जैसे भोजन को नम बनाएगी, एक नंबर क्या है, भोजन को नम बनाएगी, भोजन को नम बनाएगा, नम करेगा भोजन को, ठीक है, भोजन को लसलसा करेगा, और अमाशय की दीवारों को एसिड से बचाता है, यानी प्रोटेक्शन करेगा एसिड से। स्टोमच की वाल होती है, तो स्टोमच की है अमाशय वाल प्रोटेक्शन करता है, ध्यान रखोगे आप। तो मुख्य रूप से ये 4 अपने हो गए। इसके बाद में एक बचता है अपने, जैसे केस्टल कारक की बात करें तो केस्टल कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जठरीय रस में पाया जाने वाला फैक्टर है केस्टल कारक। 5 नंबर फंक्शन है इसका केस्टल फैक्टर या इंस्टिक फैक्टर भी बोलते हैं इसे, यानी केस्टल फैक्टर को इंस्टिक फैक्टर भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना, सामान्य भाषा। तो ध्यान रखोगे आप। केस्टल फैक्टर क्या करता है, केस्टल फैक्टर अमाशय के द्वारा जो जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा, ये क्या करता है, ध्यान दोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है यहाँ पर। इसमें ये इंस्टिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ में मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स के साथ में, और बोन मेरो आपको पता है अस्थि मज्जा होती है, तो बोन मेरो के साथ में ये क्रिया करेगा तो आरबीसी का निर्माण होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रिया यहाँ पर हो रही है। देखो आप, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 के साथ में ये केस्टल फैक्टर मिलेगा या इंस्टिक फैक्टर मिलेगा, तो बोन मेरो की उपस्थिति में, अस्थि मज्जा की उपस्थिति में, और आरबीसी का निर्माण होगा। यानी आरबीसी के निर्माण में ये
जठरीय रस के द्वारा जो ये फैक्टर्स करेक्ट होता है, मुख्य योगदान देता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या किया, जो जठरीय रस के मुख्य रूप से फंक्शन पर चर्चा की, और जो प्रीवियस लेक्चर हैं एलिमेंट्री क्लास से संबंधित जो प्रीवियस लेक्चर है उनको आप अवलोकन करोगे तो आपको जो एलिमेंट्री क्लास के पार्ट्स हमने ऑलमोस्ट डिटेल से बताएं, आपके समझ में आ जाएंगे। और जैसे आज का ये टॉपिक था स्टोमच के अंदर जो जठरीय रस है उसकी पाचन से संबंधित, उसकी क्रियाविधि से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं उसकी क्रियाविधि क्या क्या फंक्शन उनके के बारे में चर्चा की है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। आज बस इतने ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ में मिलेंगे हम। तो आज के लिए अपने ये टॉपिक जठर या स्टोमच वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे अपने जैसे आप देखते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई खास मुख्य रूप से पाचन होता है, जो स्मॉल के बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें पाचन नहीं, अवशोषण नहीं होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट है अपने एलिमेंट्री क्लास में, फिर वो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डाइजेशन से संबंधित अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग इसका डाइजेशन हो जाता है, आगे वाले पार्टों में अवशोषण की क्रिया होती है, डाइजेशन बहुत कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।